नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ रेशमा और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी दीपाली। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने की आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक। बदलती अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के बीच विकास की गति को बरकरार रखने पर रहा जोर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घुसपैठ पर सख्त, सीमाओं के पास वित्तीय लेन देन और इमारतों के निर्माण पर नजर रखने को कहा। बीएसएफ के त्रिपुरा फ्रंटियर मुख्यालय में हुई बैठक। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगी ओनो भारत दौरे पर। आज भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक में लेंगे भाग। व्यापार, रक्षा और समुद्री सुरक्षा जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। पश्चिम एशिया में हालात तनावपूर्ण। इजरायली हमले में लेबनानी सेना के 3 अधिकारी और एक सैनिक की मौत। इजरायल ने कहा संदिग्ध खतरे को देखते हुए किया गया हमला। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अंडर 18 एशिया कप जीता। फाइनल में जापान को 4-1 से दी मात। आशीष तानी पूर्ति ने लगाई शानदार हैट्रिक। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को आर्थिक सलाहकार परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक का मकसद वैश्विक अनिश्चितताओं और भू राजनीतिक चुनौतियों के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि को बनाए रखने की रणनीतियों की समीक्षा करना था। प्रधानमंत्री और परिषद के सदस्यों ने अस्थिर वैश्विक माहौल में आर्थिक गति को मजबूत करने पर चर्चा की। इसके साथ ही बैठक में भारत की मजबूती को बढ़ाने के लिए कई विचारों, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग और नीतिगत उपायों पर भी चर्चा हुई। चर्चा का मुख्य केंद्र बदलती अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के बीच मैक्रो इकोनॉमिक स्थिरता सुनिश्चित करते हुए विकास दर को बनाए रखना था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा के बीएसएफ फ्रंटियर मुख्यालय में सीमावर्ती सुरक्षा और समग्र विकास को लेकर अहम बैठक की। इस बैठक में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पास वित्तीय लेन देन, इमारतों के निर्माण और प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री पर सख्ती से नजर रखने के निर्देश दिए। गृह मंत्री ने पिछले 5 साल के जमीन रिकॉर्ड की जांच करने, ड्रग्स और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चलाने और पूरी तस्करी श्रृंखला के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर भी जोर दिया। उन्होंने सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए राज्यों की जिम्मेदारी रेखांकित की और कलेक्टरों व जीएसटी अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया। इसके साथ ही केंद्रीय बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की नकली करेंसी की जांच करने के लिए सक्रिय रहने को कहा। अमित शाह ने सीमा पर रहने वाले लोगों को ड्रग्स और हथियारों के खतरों से निपटने के लिए प्रशिक्षण कैंप आयोजित करने की भी हिदायत दी, जिसमें स्थानीय पुलिस, बीएसएफ जवान और पटवारियों की मौजूदगी सुनिश्चित की जाए। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगी ओनो 3 दिवसीय भारत दौरे पर शनिवार को नई दिल्ली पहुंचे। आज वे भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक में भाग लेंगे। बैठक में व्यापार, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, निवेश और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगी ओनो के इस दौरे को भारत और इंडोनेशिया के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। घरेलू रसोई गैस फिर महंगी हो गई है। एलपीजी की कीमत में प्रति सिलेंडर 29 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जो कि आज से लागू हो गई है। 3 महीनों में ये दूसरी बढ़ोतरी है। पश्चिम एशिया में तनाव के कारण पैदा हुआ ऊर्जा संकट कीमतों में बढ़ोतरी की वजह बन रहा है। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले
एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो गई है। दिल्ली के शाहदरा जिले में स्थित गांधीनगर थाना क्षेत्र में नेहरू गली ट्रैफिक लाइट के पास शनिवार को एक दुकान में आग लगने की घटना सामने आई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। दक्षिणी लेबनान के मरजायून इलाके में शनिवार को इजरायली हमलों की खबरें सामने आईं। खारदाली नबातिये रोड पर एक सैन्य वाहन पर हुए हमले में लेबनानी सेना के 2 अधिकारी और एक सैनिक की मौत हो गई। लेबनान की सेना ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि यह हमला उनके वाहन पर हुआ, जिसमें 3 सैन्यकर्मी सवार थे। वहीं इजरायली सेना ने बयान जारी कर कहा कि उसने संदिग्ध खतरे को देखते हुए वाहन को निशाना बनाया और दावा किया कि हिजबुल्लाह द्वारा हमले की तैयारी के संकेत मिले थे। साथ ही इजरायली सेना ने बताया कि प्रारंभिक जांच में ये भी सामने आया है कि वाहन में लेबनान सेना के जवान मौजूद थे। मामले की जांच जारी है। गौरतलब है कि लेबनान सेना इस संघर्ष से अब तक दूरी बनाए हुए है। क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। और आशीष पूर्ति की शानदार हैट्रिक की बदौलत भारत ने मेजबान जापान को 4-1 से हराकर पुरुष अंडर 18 एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। पूर्ति ने दूसरे, 28वें और 34वें मिनट में गोल दागकर हैट्रिक पूरी की। आशीष पूर्ति को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 13 गोल कर शीर्ष स्कोरर का खिताब भी हासिल किया। भारतीय हॉकी ने स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को 3 लाख रुपए और सहयोगी सदस्यों को 1.5 लाख रुपए नकद पुरस्कार देने की घोषणा की। इसके साथ ही महिला अंडर 18 टीम के कांस्य पदक जीतने पर प्रत्येक खिलाड़ी को 1 लाख रुपए और सहयोगी सदस्यों को 50,000 रुपए देने की भी घोषणा की गई। भारतीय महिला हॉकी टीम ने कोरिया को हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत ने कांस्य पदक के मुकाबले में कोरिया को 3-0 से मात दी। भारत के लिए संदीपा कुमारी ने दूसरे, स्वीटी कुजूर ने 16वें और नौशीन नाज ने 33वें मिनट में गोल किया। भारत की संदीपा कुमारी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुरुष अंडर 18 हॉकी टीम को बधाई देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भारतीय पुरुष अंडर 18 हॉकी टीम को अंडर 18 एशिया कप 2026 जीतने पर बहुत बहुत बधाई। आप लोगों ने दबाव और चुनौतियों के बावजूद भारतीय जज्बे की अटूट ताकत का प्रदर्शन किया है और भारत के लिए गर्व का एक सुनहरा अध्याय लिखा है। आपकी जीत ने पूरे देश में प्रेरणा की लहर दौड़ा दी है। पुरुष टीम के साथ ही अमित शाह ने महिला हॉकी टीम को भी बधाई दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, अंडर 18 एशिया कप 2026 में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर महिला अंडर 18 हॉकी टीम को बधाई। आपकी इस उपलब्धि से निश्चित रूप से खेल और इसके प्रशंसकों का उत्साह बढ़ेगा। अपनी जीत का ये सिलसिला जारी रखें। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।